नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बंगाल में दूसरे फेज में 80% हुई वोटिंग। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव के दिन रैली कैसे कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। नंदीग्राम से राज्यपाल को फोन भी लगाया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनी तो कोर्ट जाऊंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल और असम की 69 सीटों पर गुरुवार को दूसरे फेज के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। बंगाल में हिंसा की कुछ घटनाओं और बूथ कैप्चरिंग के आरोपों के बीच 80% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक बंगाल में 80.43% और असम में 74.64% मतदान हुए। बंगाल में पहले फेज में 79.79% और असम में 72.14% वोटिंग हुई थी। इसी बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव वाले दिन पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कैसे कर सकते हैं। ममता ने आरोप लगाया कि अमित शाह सीधे केंद्र से भेजे सुरक्षा कर्मियों को आदेश दे रहे हैं। ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर पर वहां पहुंची और लोगों से बात की। ममता ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोग माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी गुंडे वोटिंग प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग से कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मामले में दखल देने के लिए राज्यपाल से भी बात की और केंद्रीय बलों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने कार्यवाही नहीं की तो कोर्ट जाऊंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, नए सेशन के लिए 8वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाने पर रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 8वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल बुलाने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। हालांकि 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों को उनके पेरेंट्स की अनुमति के बाद मिड टर्म, प्री बोर्ड, एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट के लिए स्कूल बुलाया जा सकेगा। दिल्ली के सभी तरह के स्कूलों के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। दोस्तों दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की मीटिंग आयोजित की गई। सिसोदिया ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में हमारे सभी बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन यानी कि DBSE एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर मतदान रोकने की शिकायतों पर चुनाव आयोग बोला, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में गतिरोध के आरोपों को लेकर आयोग की ओर से बयान जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि नंदीग्राम सीट के 7 नंबर पोलिंग बूथ पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भीड़ के घेराव की घटना की मीडिया ने कवरेज की थी। आयोग ने कहा कि इसके चलते चुनावी प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हुआ। जर्नल ऑब्जर्वर हेमंत दास और पुलिस ऑब्जर्वर आशुतोष राय को मौके पर जाने के लिए कहा गया। चुनाव आयोग ने कहा कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक शाम 4:06 पर बोयल मोक्ता प्राइमरी स्कूल पोलिंग स्टेशन नंदीग्राम में जर्नल ऑब्जर्वर हेमंत दास ने कहा कि पोलिंग स्टेशन पर कोई भी व्यवधान पैदा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आज देर शाम राज्य की मुख्यमंत्री की तरफ से एक शिकायत लिखकर भेजी गई है। ये शिकायत स्पेशल ऑब्जर्वर अजय नायक और स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे को भेजी गई। उनसे शुक्रवार शाम 6 बजे तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि नंदीग्राम में तैनात केंद्रीय बल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर भाजपा की मदद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग शाह के निर्देशों का पालन कर रहा है और कथित अनियमितताओं के बारे में तृणमूल कांग्रेस द्वारा की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, PPF समेत दूसरी स्मॉल सेविंग्स योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया वापस, पहले की तरह मिलता रहेगा फायदा। जी हां दोस्तों, सरकार ने 31 मार्च को PPF, सुकन्या समृद्धि जैसी सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती करने का ऐलान कर दिया था और आज इस फैसले को वापस भी ले लिया है। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के इस फैसले की जानकारी खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। वित्त मंत्री ने लिखा है कि भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज उसी दर पर मिलता रहेगा जो 2020-21 की आखिरी तिमाही में मिल रहा था, यानी मार्च 2021 तक जो ब्याज मिल रहा था वही ब्याज आगे भी मिलता रहेगा। कल जारी हुआ आदेश वापस ले लिया गया है।
हालांकि दोस्तों कयास लगाए जा रहे हैं कि यह आदेश पश्चिम बंगाल और असम में वर्तमान में चल रहे चुनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर मारा यू टर्न, इमरान खान सरकार ने भारत से कपास और चीनी आयात के फैसले को पलटा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था, जिसे लेकर घरेलू स्तर पर विरोध होने लगा और अब इमरान खान सरकार ने भारत से कपास और चीनी के आयात के फैसले को पलट दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में भारत से कपास और चीनी आयात करने के कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति के फैसले को खारिज कर दिया गया। भारत से कपास मंगाने की कपड़ा उद्योग मांग कर रहा है। वहीं कट्टरपंथी इस बात के लिए इमरान सरकार की आलोचना कर रहे थे कि वह कश्मीर में बदलाव हुए बिना ही भारत के सामने झुक गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सहवाग की बिग 3 पर चुटकी, पूर्व भारतीय ओपनर ने कहा अगर यो टेस्ट हमारे समय में होता तो तेंदुलकर, गांगुली और लक्ष्मण कभी इसे पास नहीं कर पाते। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम में चयन के 3 स्टेप हैं, जिनमें परफॉर्मेंस, यो टेस्ट और 2 किलोमीटर का रनिंग ट्रायल शामिल है। इन तीनों में पास होने के बाद ही किसी खिलाड़ी को नेशनल टीम में जगह मिलती है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया में चुने गए वरुण चक्रवर्ती और राहुल तेवतिया यो टेस्ट पास नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था। दोस्तों इस दौरान भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने एक शो के दौरान फिटनेस टेस्ट पर अपनी राय देते हुए कहा कि अगर यो टेस्ट हमारे समय में होता तो सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और VVS लक्ष्मण कभी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते। सहवाग का जवाब एक फैन के उस सवाल पर था जिसमें उसने फिटनेस को लेकर सिलेक्शन पर सवाल उठाए थे। वहीं दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने यह भी कहा कि इन सब चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता। अगर यह सिलेक्शन प्रोसेस हमारे जमाने में होता तो तेंदुलकर, लक्ष्मण, गांगुली कभी टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाते। उनका कहना है कि फिटनेस एक ऐसी चीज है जिसे समय के साथ कोई भी खिलाड़ी हासिल कर सकता है। उनके अनुसार खेलने के लिए स्किल्स ज्यादा जरूरी है, फिटनेस बाद में भी हासिल की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा ममता बनर्जी की चिट्ठी में केंद्र से फंड रोके जाने की बात है सही, मैंने असेंबली में भी उठाया था यह मुद्दा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 18 विपक्षी दलों को लिखी गई चिट्ठी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ममता का समर्थन किया। ममता द्वारा केंद्र पर बंगाल समेत दूसरे राज्यों का फंड रोकने के आरोप का गहलोत ने सोशल मीडिया पर खुलकर समर्थन करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। गहलोत ने लिखा है कि इस मुद्दे को मैंने भी असेंबली में उठाया था। केंद्र सरकार राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि केंद्र से जीएसटी में राज्य को पूरा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने बजट में पेट्रोल और डीजल पर सेंस लगाया है और बेसिक एक्साइज ड्यूटी को लगातार कम किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टैक्स चोरी रोकने को सरकार का बड़ा फैसला, कंपनियों को रखना होगा पाई पाई का भी हिसाब। जी हां दोस्तों, कंपनियों को अब पाई पाई का हिसाब रखना होगा। दरअसल दोस्तों टैक्स चोरी रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA ने हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन CSR 205E नियम 3 कंपनी के लेखा अधिनियम 2014 को जारी किया है, जिसके तहत अब हर कंपनी को अपनी किताबें यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल के फीचर की व्यवस्था करनी होगी। इसमें कंपनी के हर एक ट्रांजैक्शंस का ऑडिट ट्रेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सिस्टम में कैप्चर करेगा और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगा। इससे कंपनियां टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन हो गया है शुरू। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि राजस्थान ऐसी योजना लाने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की थी। दोस्तों अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान सरकार की राज्य में सभी लोगों को कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन बृहस्पतिवार से शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 1 साल बाद पटरी पर लौटी देश की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। जी हां दोस्तों, देश की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 1 साल के होल्ड के बाद फिर पटरी पर लौट आई है। इससे दिल्ली से आगरा, ग्वालियर होते हुए झांसी
वाराणसी जाने वाले रेल यात्रियों का सफर आसान, तेज और ज्यादा आरामदायक हो गया है। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण गतिमान एक्सप्रेस 1 साल से बंद पड़ी थी। भारतीय रेलवे ने आज इसे फिर से अपनी सेवाएं देने के लिए बहाल कर दिया है। इस ट्रेन से दिल्ली से आगरा का सफर महज 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 13 करोड़ हो गया है। दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 28 लाख को पार कर गई है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका में इस वक्त तक 3 करोड़ 4 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में ब्राजील, इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, टर्की, स्पेन, जर्मनी, कोलंबिया, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर ने हमला कर दिया है। भारत में तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से वही स्थिति हो रही है जो 6 महीने पहले थी। भारत में इस वक्त तक टोटल कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 22 लाख 21 हजार को पार कर गई है। वहीं दोस्तों इस वक्त सबसे सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 28 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में पूर्व पाकिस्तानी राजदूत ने कहा 1971 बांग्लादेश नरसंहार के लिए माफी मांगे पाकिस्तानी सेना। जी हां दोस्तों, 2008 से 2011 तक अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज को 1971 में बांग्लादेश में किए गए नरसंहार के लिए वहां के लोगों से औपचारिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद 1947 में पूर्वी पाकिस्तान कहलाने वाला बांग्लादेश 1971 में आजाद होकर संप्रभु देश बना था। इसमें देश के स्वतंत्रता सेनानियों और भारत की सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम 9 महीने चला था। इसमें करीब 30 लाख लोग मारे गए थे। हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरआर ने बाहुबली को छोड़ दिया पीछे। RRR ने नॉर्थ इंडियन थिएट्रिकल राइट्स 140 करोड़ में बेचे। टोटल प्री रिलीज बिजनेस 900 करोड़ रुपए हुआ। दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली की अपकमिंग मूवी RRR के नॉर्थ इंडियन राइट्स रिकॉर्ड कीमत पर बिके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजामौली की इस फिल्म के नॉर्थ इंडियन थिएट्रिकल राइट्स पैन इंडिया ने 140 करोड़ में खरीदे हैं। इस डील के साथ ही RRR का टोटल प्री रिलीज बिजनेस 900 करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों RRR प्री रिलीज बिजनेस के मामले में बाहुबली को भी पीछे छोड़कर अब टॉप पर आ गई है। राजामौली की ही बाहुबली 2 ने रिलीज से पहले करीब 500 करोड़ रुपए का ऑल टाइम रिकॉर्ड बिजनेस किया था। दुनिया भर में RRR के सिनेमाघरों के राइट्स टोटल 570 करोड़ रुपए में बिके हैं। वहीं फिल्म के सभी भाषाओं के सिनेमाघर, इलेक्ट्रिक, सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स टोटल 890 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति पैदा हुई है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आई, जिससे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश से हीट वेव की कमी हो गई है। दोस्तों हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर मध्यम से तेज हवाएं भी चलती रही। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं दोस्तों भारी बारिश के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जारी रहने की उम्मीदें हैं। इसके अलावा हीट वेव ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के दाम में आज आई तेजी।
जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज थोड़ी तेजी देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत आज बाजार में 727 रुपए बढ़कर 44,917 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 772 रुपए की तेजी के बाद 63,634 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। आज भी पेट्रोल डीजल में राहत, लगातार दूसरे दिन नहीं बढ़े दाम। जी हां दोस्तों, मार्च के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती हुई है। इस महीने पेट्रोल 61 पैसे सस्ता हुआ और डीजल के दाम 60 पैसे घटे हैं। दोस्तों अप्रैल का पहला दिन और कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मार्च महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कमजोरी है। 3 हफ्तों के दौरान कच्चा तेल 10% से ज्यादा टूट चुका है। कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल की ऊंचाई से गिरकर $64 प्रति बैरल के नीचे आ गई है। इसके पहले फरवरी में पेट्रोल डीजल 16 बार महंगा हुआ था। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम अब भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। दोस्तों हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव की वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा के लिए कल से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। 28 जून से शुरू होने जा रही यात्रा के लिए श्रद्धालु आज से देश भर के 446 बैंक शाखाओं में अग्रिम पंजीकरण करा सकेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल 2020 में यात्रा रद्द कर दी गई थी। वहीं इससे पहले 2019 में भी आर्टिकल 370 के हटने के बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा था। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में यात्रा प्रबंधन देख रहे अमरनाथ साइन बोर्ड अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साल 56 दिन चलने वाली यात्रा के दौरान 6 लाख श्रद्धालु जम्मू कश्मीर आएंगे, जो यहां के पर्यटन उद्योग को मजबूती देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन कर एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। जी हां दोस्तों, जल्दी आप बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। दरअसल दोस्तों एटीएम बनाने वाली कंपनी एनसीआर कॉर्पोरेशन ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला इंटरऑपरेटेबल कार्डलेस कैश विथड्रॉल सॉल्यूशन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके पेटीएम से पैसा निकाला जा सकता है। इस खास सुविधा वाले एटीएम इंस्टॉल करने के लिए सिटी यूनियन बैंक ने एनसीआर कॉर्पोरेशन से हाथ मिलाया है। बैंक ने अभी तक 1500 से ज्यादा एटीएम को इस सुविधा के साथ अपग्रेड कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले स्मार्टफोन पर कोई यूपीआई एप्लीकेशन यानी कि भीम, पेटीएम, गूगल प्ले, फोन पे, अमेजन आदि का खाता आपको खोलना होगा। इसके बाद एटीएम स्क्रीन पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। अब आपको अमाउंट डालना होगा और अगर आपका अमाउंट 5,000 रुपए तक का है तो आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आगे कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपको 4 या 6 अंकों वाला यूपीआई पिन नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद कैश एटीएम से निकल जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत का वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।